और सबसे पहले बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में बीजेपी की जीत को आज 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन सीएम के नाम पर अब भी मंथन जारी है। आज दिल्ली में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है और अब रविवार को पार्टी विधायक दल की बैठक होनी है। माना यह जा रहा है कि 10 दिसंबर को सीएम का नाम तय हो जाएगा और इसी बीच सीएम पद की रेस में एक महिला नेता का नाम सबसे आगे है। कौन है वो महिला नेता और सीएम की रेस में उनके अलावा कौन कौन से नाम शामिल हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पर्यवेक्षक टटोलेंगे बंद, फैसला लेगा आला कमान। राजस्थान जाएंगे राजनाथ, विधायक किसे देंगे सौगात। राजस्थान केरल में जीत के बाद सभी को जयपुर की गद्दी पर बैठने वाले चेहरे का इंतजार है। दिल्ली में कई नामों पर चर्चा और मंथन जारी है। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह के घर हलचल लगातार चल रही है। राजस्थान के सीएम पद के लिए दिया कुमारी का नाम सबसे आगे है। दिया कुमारी जयपुर के राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। दिया कुमारी के अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी सीएम की रेस में बताया जा रहा है, जबकि चर्चा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम की भी है। लेकिन दिया कुमारी को अब सीएम की रेस में आगे माना जा रहा है। राजस्थान के राजनीतिक हलकों में दिया कुमारी को जूनियर वसुंधरा राजे की तरह देखा जाता है। हालांकि सीएम कौन होगा, इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होगा, जो रविवार को यानी 10 दिसंबर को जयपुर में होगी। इस बैठक में बीजेपी की तरफ से बनाए गए तीनों पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। माना जा रहा है कि 10 दिसंबर को जयपुर में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हो सकती है। इस मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। 16 दिसंबर से मलमास शुरू हो रहा है। ऐसे में संभावित है कि 15 दिसंबर को नए सीएम का शपथ ग्रहण भी हो जाए। गुरुवार की रात राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मीटिंग की। नड्डा और वसुंधरा की मुलाकात करीब 1.25 घंटे चली, जिसके बाद वसुंधरा मुस्कुराती हुई बाहर निकली। आज राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी दिल्ली में हैं। उनके साथ वसुंधरा के बेटे और बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह भी दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले। सीएम बीजेपी को तय करना है, लेकिन विपक्ष सीएम के ऐलान में देरी से बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। देखो, सस्पेंस कुछ भी नहीं है, अहंकार है। ये अहंकार की टक्कर बीजेपी में है। वसुंधरा राजे जी हो या बीजेपी के दूसरे नेता कल को बड़े हो जाएंगे तो मेरे लिए कोई थ्रेट ना बन जाए, उसी एक होता है ना, एक मेंटालिटी होती है जो हर वक्त अपनी परछाई से भी उसको डर लगता है। उस टाइप का आज का बीजेपी का नेतृत्व है। मुझे लगता है हर उस राज्य के मन में होगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतने बहुमत देकर उनको विजयी बनाया है। उन सबको लग रहा होगा कि इतने सारे वादे किए, सब किए, पर आज अभी तक 4 दिन हो गए हैं, हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, ना उसके बारे में चर्चा चल रही है। अगर यही काम अगर विपक्ष ने किया होता, विपक्ष से देरी हुई होती, अब तक हर मीडिया चैनल की प्राइम टाइम डिबेट होती कि कांग्रेस कैन डू नो राइट, ऑपोजिशन कैन डू नो राइट। विपक्ष बीजेपी पर सवाल उठा रहा है और बीजेपी विपक्ष को अपनी हार पर मंथन करने की नसीहत दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपनी पार्टी की चिंता करे। इसके लिए अभी टाइम है, कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं है, चूँकि लोकसभा सत्र भी चल रहा है। एक तो हाउस के कारण व्यस्त भी है और दूसरा अभी परिणाम आए हैं और परिणाम आने के बाद आपस में बातचीत करना, विचार विमर्श करना। चूँकि हमारे सांसद भी चुनाव लड़े तो आज ही अनाउंस हुआ है और हाउस की तरफ से कि उनकी एक तो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया स्पीकर ने, तो अब इसके बाद है ये आगे की व्यवस्था बनेगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से सीएम फेस होगा कौन, इसका फैसला विधायक दल की बैठक में ही होगा। फिलहाल विधायक दल की बैठक का वक्त तय नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मध्य प्रदेश में सीएम पद की रेस अब भी जारी है। शिवराज सिंह चौहान अभी सीएम पद पर हैं, लेकिन वो फिर से सीएम बनेंगे, इस पर संशय बरकरार है। दिल्ली से पर्यवेक्षकों की टीम कल भोपाल पहुंचकर विधायकों का मन भी टटोलेगी। तो इधर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह पूर्व सीएम हैं, लेकिन इस बार वो सीएम बनेंगे या नहीं, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। दोनों ही राज्यों में सीएम पद की रेस में और कितने नाम शामिल हैं, कौन हो सकता है नया मुख्यमंत्री, ये भी आप देखिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। पार्टी ने इस जीत में पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, लेकिन चुनावों में जीत के बावजूद अब तक राज्य में पार्टी सीएम पर फैसला नहीं ले सकी है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अब भी मंथन और विचार विमर्श का दौर जारी है। 3 दिसंबर को आए चुनाव परिणामों में बीजेपी ने 230 में से 163 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 66 सीट ही मिली है। आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत को प्रणाम करने आया हूं, आपको धन्यवाद देने आया हूं। कार्यकर्ताओं ने दिनों रात परिश्रम किया, मेहनत की, और प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण 163 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इन पर्यवेक्षकों को ही नया सीएम चुनने की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के अलावा पार्टी ने बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मण को भी पर्यवेक्षक चुना है। इसके साथज्ञ ही पार्टी की सचिव आशा लकड़ा को भी पर्यवेक्षक चुना गया है। देखिए, मैं तो यही कह सकती हूँ, पर्यवेक्षक बिल्कुल तीनों प्रदेश के लिए तय हो गए हैं और अपना अपना काम करेंगे पर्यवेक्षक जा करके। और मैं तो यही कह सकती हूँ कि मैं एक सिटिंग एमएलए हूँ अभी, और मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटे से सिपाही हूँ, और भारतीय जनता पार्टी हमारे सेना नायक, सेना को जो आदेश करता है वो ही करता है। 3 पर्यवेक्षक शनिवार को भोपाल पहुंच सकते हैं और रविवार को भोपाल में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हो सकती है। इस मीटिंग में ही नए सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है। बीजेपी की तरफ से सीएम के दावेदारों में शिवराज सिंह चौहान है। उनके अलावा प्रहलाद पटेल का नाम भी चर्चा में है। नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर भी चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि ये गलत ढंग से सोचना है। 5 राज्यों के फैसले एक साथ होने हैं, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। मैं मणिपुर का प्रभारी था, तब भी हमने फैसला 5वें 6वें दिन ही किया। अभी तो 5 राज्य हैं, उसके फैसले होने, चूंकि संसद चल रही है, उसके कारण शायद कुछ हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई विलंब है। माना जा रहा है कि इस बार पार्टी मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम भी बना सकती है। इधर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी अब तक सीएम पद पर फैसला नहीं कर पाई है, और यहां भी विधायकों का मन टटोलने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उनके अलावा सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को भी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जल्दी होगी। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस में माँ बेटा बहन भाई बैठ के नेता तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेता सर्वसम्मति से तय होते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी शिकस्त देकर बीजेपी ने सत्ता हासिल की है। प्रदेश की 90 सीटों में से बीजेपी ने 54 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 35 सीट ही मिली थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से सीएम बनने के लिए कई नामों की चर्चा हो रही है। प्रदेश में कई दिग्गज सीएम पद की रेस में शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तो दिल्ली में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से मुलाकात भी की है। वहीं रेणुका सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह का नाम भी सीएम पद के लिए चर्चा में है।
तीनों पर्यवेक्षक शनिवार सुबह रायपुर पहुंचेंगे और रविवार को रायपुर में ही विधायक दल की मीटिंग हो सकती है। इस मीटिंग में ही विधायक दल के नेता का चुनाव हो सकता है। टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा आज संसद से बर्खास्त हो गई, जिससे विपक्ष सरकार की साजिश बता रहा है। पैसे लेकर सवाल पूछने के गंभीर आरोप पर लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने उन्हें संसद से निष्कासन की सिफारिश की और इसी सिफारिश रिपोर्ट को आज लोकसभा में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें सांसद पद से बर्खास्त कर दिया गया। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, जिस वजह से लोकसभा की कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। सभापति महोदय, कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर संसद में चर्चा हुई, हंगामा हुआ और फिर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया। संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। इससे पहले शीतकालीन सत्र के 5वें दिन लोकसभा में रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए बर्खास्तगी की सिफारिश की गई। इसके साथ ही सरकार से इसकी कड़ाई से कानूनी जांच की सिफारिश भी की गई। इस रिपोर्ट पर लोकसभा में गर्मा गर्म बहस हुई, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया और सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। पश्चाताप व्यक्त करने से बजाय तो ये चैलेंज करते हैं, क्या है, क्या बात कर रहे हो? आपको कम से कम पश्चाताप व्यक्त करके ठीक है गलती हो, इतना ये स्कार्फ दिया, वो 1.5-2 लाख का स्कार्फ, ये सब उन्होंने स्वीकारा है और कमेटी के सामने में उनका इनकार नहीं किया है। और यूजर आईडी जो हम पासवर्ड और यूजर आईडी के बारे में, तो अगर आप अपने क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं तो भी लोड करने के लिए ठीक है, आपके मैंने पीओ को दिया था, लेकिन जो दुबई में बैठे उनको देते हैं आप, तो और बोलते हैं तो मेरे अन्याय हो गया। इस दौरान विपक्षी सांसद लगातार हंगामा करते रहे। टीएमसी के अलावा कांग्रेस, शिवसेना, आरएसपी के सांसदों ने महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए और इसके विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद महुआ मोइत्रा ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए पूरी प्रक्रिया को बदले की कार्रवाई बताया। And there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द होने के बाद हंगामा करते हुए तमाम विपक्षी सांसद संसद भवन के बाहर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसमें सोनिया गांधी भी शामिल हुई। Conclusion of such a major punishment as expulsion of a member to be arrived at without serious consideration is truly disgraceful. The opposition, all the India Alliance parties are completely convinced that this is a travesty of justice. इससे पहले संसद के अंदर भी टीएमसी, कांग्रेस और बाकी विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। ममता बनर्जी ने भी महुआ का समर्थन किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि महुआ को बर्खास्त करने के लिए जल्दबाजी में प्रक्रिया पूरी की गई। When an affected person is being heard, if an affected person is not heard, there cannot be any fair trial. There cannot be any fair trial. दरअसल महुआ पर जिस तरह से गंभीर आरोप हैं, उसमें उनकी लोकसभा से बर्खास्तगी तय मानी जा रही थी। इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन पर संसद में सवाल पूछने के लिए धन और अनुचित उपहार लेने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महुआ ने अपने मित्र और कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी के कहने पर अदानी ग्रुप को लेकर सवाल पूछे
उन्होंने इन सवालों के बहाने पीएम मोदी पर हमला बोला और लगातार इसी मुद्दे से जुड़े सवाल उठाए। दुबे के मुताबिक इसके बदले में दर्शन हीरानंदानी से महुआ को कीमती तोहफे मिले। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने संसदीय पोर्टल की आईडी का लॉगिन और पासवर्ड भी कारोबारी के साथ साझा किया। इसके बाद महुआ की 2 बार लोकसभा एथिक्स कमेटी के सामने पेशी हुई। इस पेशी के दौरान भी महुआ ने कमेटी अध्यक्ष पर असभ्य तरीके से बर्ताव करने का आरोप लगाया। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की। कमेटी ने 495 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट को 6-4 के बहुमत से मंजूर किया गया। 10 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई रिपोर्ट। महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव। महुआ के खिलाफ कड़ी कानूनी जांच की मांग भी की गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सांसदी गंवाने वाली महुआ मोइत्रा पहली सांसद नहीं है। इस मामले पर सदन में चर्चा के दौरान 2005 के कैश फॉर क्वेरी मामले का भी जिक्र उठा, जब यूपीए सरकार के दौरान लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 1 सदस्य को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उन्हें आपराधिक मुकदमे का भी सामना करना पड़ा। 12 दिसंबर 2005 को एक न्यूज पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन में 11 सांसदों को संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे की पेशकश स्वीकार करते हुए दिखाया गया था। इनमें से 6 बीजेपी के थे, 3 बीएसपी के और एक कांग्रेस आरजेडी के सांसद थे। 24 दिसंबर 2005 को संसद में वोटिंग के जरिए सभी 11 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। लोकसभा में प्रणब मुखर्जी ने 10 सांसदों के निष्कासन का प्रस्ताव रखा, जबकि राज्यसभा में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने 1 सांसद को निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा था। जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सांसदों के निष्कासन के फैसले को सही ठहराया था। उसी साल दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। ये सांसद थे वाईजी महाजन बीजेपी के, छत्रपाल सिंह रोढ़ा बीजेपी के, अन्ना साहेब एमके पाटिल बीजेपी के, मनोज कुमार आरजेडी, चंद्र प्रताप सिंह बीजेपी, राम सेवक सिंह कांग्रेस, नरेंद्र कुमार कुशवाहा बीएसपी, प्रदीप गांधी बीजेपी, सुरेश चंदेल बीजेपी, लाल चंद्र कोल बीएसपी और राजा रामपाल बीएसपी। बहरहाल महुआ मोइत्रा पर एक्शन के दिन महाभारत और द्रौपदी का भी जिक्र आया। कार्यवाही से पहले महुआ मोइत्रा से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने महाभारत के रण का जिक्र किया। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किया ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। उन्होंने महाभारत सुना है, हमने रामायण सुना है। महाभारत तो नहीं हो सकता क्योंकि कृष्ण, भगवान कृष्ण और इधर हमारे अर्जुन तो इधर है, मोदी जी अमित शाह जी है, तो महाभारत कैसे हुआ? लेकिन महाभारत किस लिए हुआ था? धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। धर्म का जय हुआ और अधर्म का पराजय हुआ। तो धर्म तो इधर है, बीजेपी के साथ है। बर्खास्तगी के बाद महुआ के पास अदालत में जाने का विकल्प खुला है, जिसमें वो कमेटी की रिपोर्ट और लोकसभा के फैसले के खिलाफ गुहार लगा सकती हैं। इसमें संसद के फैसले की समीक्षा की अपील, एथिक्स कमेटी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती, मामले को विशेषाधिकार समिति में भेजने की मांग या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के विकल्प शामिल हैं। लेकिन आम चुनाव में कम वक्त होने के कारण ऐसा नहीं लगता कि मौजूदा लोकसभा में महुआ वापस लौट पाएंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ऑफिस से कुबेर का खजाना बरामद हुआ। धीरज साहू की कंपनी के ऑफिस से इनकम टैक्स विभाग को अरबों रुपए कैश मिला है और ये रकम इतनी ज्यादा है कि नोट गिनने वाली मशीन भी फेल हो गई। कांग्रेस सांसद के ऑफिस से कैश मिलने के बाद बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस अपने सांसद का बचाव कर रही है। थक गया इंसान, फेल हुई मशीन। गिनती अभी अधूरी, निकल रही नोटों की गड्डी। छापेमारी हुई इनकम टैक्स विभाग की टीमें उड़ीसा के बोलांगीर में बने एक कंपाउंड में पहुंची और तलाशी में जो मिला उसे छापेमारी करने गई टीम भी दंग रह गई। नोटों के बंडल मिलने शुरू हुए तो सिलसिला कई घंटे तक चलता रहा। छापेमारी में नोटों की इतनी गड्डियां मिली, इंसानों के हाथ थक गए। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में
किसी एजेंसी ने इतना ज़्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। ये पैसा 300 से 400 करोड़ रुपया कैश होगा। नोटों के बंडल गिनने के लिए मशीनों की मदद ली गई, लेकिन मशीनें भी फेल हो गई। नोट गिनते गिनते मशीनें गर्म हुई और बंद हो गई। इसके बाद हैदराबाद से नोट गिनने वाली दूसरी मशीन मंगाई गई। बताया जा रहा है कि बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफ्तर से करीब 220 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए हैं। ये कंपनी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की है। बुधवार को कंपनी के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। पहले दिन 50 करोड़ रुपए नगद मिले थे, जो अब तक बढ़कर 220 करोड़ हो चुके हैं। कांग्रेस नेता की कंपनी से 156 बैग में भरी हुई रकम बरामद की गई है, जो अब तक 220 करोड़ को पार कर चुकी है। कांग्रेस नेता की कंपनी पर इनकम टैक्स विभाग की रेड अब भी जारी है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से अरबों रुपए मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेरों को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस सांसद की कंपनी से 200 करोड़ नगद मिलने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। कह रही है कि घोटाले और कांग्रेस का चोली दामन का साथ रहा है। हालांकि कांग्रेस सबूतों को भी झुटलाने की कोशिश कर रही है। झारखंड के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो छापा पड़ा है और उसमें जिस तरह से कैश बरामद हुआ है, यह दिखलाता है कि भाई किस तरह से अभी भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस सिस्टम का नहीं मान करके वो किस तरह से काला धन का उपयोग करते हैं। देखिए, ईडी का छापा, सीबीआई का छापा और इनकम टैक्स का छापा को ही भारतीय जनता पार्टी विकास समझती है। धीरज प्रसाद साहू के घर पे या उनके प्रतिष्ठानों पे जो छापे पड़े हैं और ये कितने रुपए आए हैं अभी तक इनकम टैक्स ने क्लियर नहीं किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल गया कि कितने रुपए हैं और कितने रुपए पकड़ाए हैं? तो कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कांग्रेस के खिलाफ बोलने में। कांग्रेस सांसद साहू की कंपनियों के झारखंड और बंगाल के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। इधर झारखंड के वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स विभाग की रेड पर सवाल उठाए हैं। इस पर अभी बोलना संभव नहीं है। इसके बाद शाम में क्या रिजल्ट आता है उसके बाद बोलना ठीक उचित होगा। ये है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। सब यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर के घर में ही क्यों छापा पड़ रहा है, चाहे ईडी का हो या इनकम टैक्स का। कांग्रेस सांसद धीरज साहू की कंपनी में नोटों की गिनती कब तक पूरी होगी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष सांसद का बचाव कर रहा है उससे विपक्ष पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भोपाल सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात आतंकी अबू फैजल को एनआईए कोर्ट ने 4 बार की उम्र कैद की सजा सुनाई। सिमी आतंकी फैजल पर पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर उनसे हथियार लूटने और जेल ब्रेक करने का आरोप था। कोर्ट ने आतंकी अबू फैजल को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दे दी है। अबू को ऑल टाइम जेल, मरते दम तक बेल नहीं मिलेगी। अबू को ऑल टाइम जेल, मरते दम तक नहीं मिलेगी बेल। आतंक का खत्म हुआ खेल, अबू को ताउम्र जेल। 2013 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुए जेल ब्रेक मामले में कोर्ट ने आतंकी अबू फैजल को एक बार फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अबू फैजल पर धारा 307, 395, 397 के तहत दोषी पाया गया और उसे आजीवन उम्र कैद की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माना भी देना होगा। फिलहाल अबू फैजल भोपाल सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। क्या है खंडवा जेल ब्रेक केस? 28 नवंबर 2009 को मध्य प्रदेश के खंडवा में बकरा ईद पर दिन दहाड़े एटीएस कांस्टेबल सीताराम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
एटीएस कांस्टेबल को मारने की साजिश फैजल और उसके 4 अन्य साथियों ने मिलकर रची थी। 27 जून 2011 को पुलिस ने भोपाल में अबू फैसल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 29 दिसंबर 2011 को खंडवा अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। 2013 में इन सभी आरोपियों ने खंडवा जेल तोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस कर्मियों को अबू फैसल ने जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस की गाड़ी और रिवॉल्वर छीनने की भी कोशिश हुई। 2013 में अपने 5 साथियों के साथ खंडवा जेल से अबू फैसल भाग गया था, लेकिन 2 महीने बाद पकड़ा गया। फिलहाल अबू फैसल भोपाल सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। इसके बाकी साथी 2016 में एनकाउंटर में मारे गए थे। खतरनाक आतंकी अबू फैसल का 10 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। एटीएस जवान की हत्या, भोपाल मंदसौर बैंक डकैती केस समेत अभी तक 8 अपराधों में उम्र कैद हो चुकी है। कोर्ट ने आतंकी फैजल को अंतिम सांस तक जेल में रहने का दंड दिया है। प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी से जुड़े आतंकी अबू फैजल को 2015 में विशेष अदालत ने एटीएस के जवान की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब प्याज नहीं रुलाएगी और ना ही सरकार गिराएगी। एक वक्त ऐसा भी था जब प्याज से दिल्ली की बीजेपी सरकार गिर गई थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने प्याज के दाम को कंट्रोल करने के लिए मजबूत कदम उठाने की तैयारी कर ली है। नहीं रुलाएगा प्याज, मोदी सरकार ने किया इलाज। खत्म होगी महंगाई की मार, सस्ते में मिलेगा प्याज। महंगे प्याज के दिन रह गया फ्यू, जनता का बदलेगा व्यू। 2024 के चुनाव से पहले सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के उपाय करने शुरू किए। खाद्य पदार्थों की कीमत पर काबू रखने और घरेलू बाजार में उसकी उपलब्धता बढ़ाने के हिसाब से मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात पर बैन लगाने और चीनी मिलों से गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने पर रोक लगा दी है। प्याज की बढ़ती कीमत को काबू करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। देश में प्याज की बढ़ती मांग, बढ़ती कीमतों के चलते सरकार ने फैसला लिया है। आपको बता दें, फिलहाल यह प्रतिबंध अगले साल मार्च तक लगाया गया है। विदेशी व्यापार के डायरेक्टोरेट जनरल की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। घरेलू मार्केट में प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार का यह कदम कीमत को कम करने में मदद करेगा और लोगों को प्याज के आंसू नहीं रोने होंगे। इससे पहले अक्टूबर में केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा बाजारों में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बफर प्याज स्टॉक बेचने का फैसला किया था। सरकार ने साल 28 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर $800 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य भी तय किया था। अगस्त से 31 दिसंबर तक प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया गया था। हालांकि डीजीएफटी ने कहा कि अन्य देशों को उनके अनुरोध के आधार पर सरकार से मंजूरी लेकर प्याज के निर्यात की अनुमति होगी। 1 अप्रैल से 4 अगस्त के बीच देश से 9.75 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया था। प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों के कारण लोगों का बजट बिगड़ गया था, क्योंकि ऐसी चीज है जो हर घर में इस्तेमाल होती है और इनके बिना खाने की थाली अधूरी है। मोदी सरकार महिलाओं के हित की योजनाएं लाकर उन्हें अपना कोर वोटर बना रही है, तो हर घर की किचन का जिम्मा तो महिलाएं ही संभालती हैं, तो उन्हें तो राहत मिलनी ही थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार इसके साथ ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हर हफ्ते 4 लाख टन गेहूं बेचने की इजाजत दे सकती है। इस समय एफसीआई 3 लाख टन गेहूं हर हफ्ते बेच रही है। भारत में महंगाई 4 महीने के निचले स्तर पर है। अगले साल देश में आम चुनाव होने की वजह से मोदी सरकार खाद्य पदार्थों की महंगाई को काबू में करने के लिए कड़े प्रयास कर रही है, ताकि विपक्ष के पास महंगाई का मुद्दा भी खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यूएनएससी में एक बार फिर से भारत ने हुंकार भरी है। यूएन में भारत की राजनयिक रुचिरा कंबोज ने यूएन को खूब खरी सुनाई। रुचिरा ने क्या कहा? 2023 वाला यूएन 1945 का नया रूप है।
कि कुछ ही देश सेलेक्टिव तरीके से फैसले करते रहेंगे। अगर भारत जैसे लोकतंत्र की इसमें जगह नहीं रहेगी तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और रुचिरा कंबोज की तरफ से क्या कहा गया, यह भी हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दुनिया में बढ़ा भारत का मान, भारत दुनिया की नई पहचान। स्थायी सदस्यता हमारा अधिकार, भारत के बिना यूएनएससी बेकार। दुनिया भर में भारत को सम्मान मिल रहा है, भारत ग्लोबल पावर बन रहा है, भारत की वैश्विक ताकत को दुनिया मान रही है। हम दुनिया के नए बॉस हैं। लेकिन यूएन की आंखें अभी खुली नहीं हैं। वहां आज भी 5 देशों की चौकड़ी पैर पसार कर बैठी हुई है, क्योंकि उनमें से एक भारत का दुश्मन भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोकने के लिए वीटो पावर लगा देता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 5 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इनमें से अगर एक देश भी नहीं चाहेगा तो भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता नहीं मिल सकती। और चीन कभी नहीं चाहता कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले, क्योंकि चीन भारत की तरक्की से जलता है, वरना भारत को स्थायी सदस्यता कब की मिल जानी चाहिए थी। भारत बार बार ये कहता आया कि हमें स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन नियम का हवाला देकर हमें रोक दिया जाता है कि 5 देश राजी नहीं हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच की जरूरत महसूस की गई। दुनिया के देश एक जगह इकट्ठा हुए, सहमति बनी और संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इसमें आम सभा और सिक्योरिटी काउंसिल समेत कई विंग भी बने, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल को कुछ विशेष अधिकार मिले। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार है। पिछले 78 साल में यूनाइटेड नेशन की कार्यप्रणाली को लेकर कई तरह के सवाल उठे कि महज मुखौटा बनकर रह गया है। यूएनएससी में भी शांति विषय पर भारत के राजनयिक रुचिरा कंबोज ने खरी खोटी सुनाई। Or is 2023 the new 1945? Will 1945 security plumbing work today? Clearly, the UN Security Council of yesterday is always late today. I assure you, Madam President, that India remains committed to strengthening the international community's endeavors to curb the escalating threats of organized crime and terrorism, ensuring that our collective response is both effective and sufficient. रुचिरा कंबोज ने कहा कि पिछले 78 सालों में वैश्विक स्तर पर बहुत बदलाव हुए, लेकिन सुरक्षा परिषद प्रभावी तौर पर कार्रवाई करने में विफल है। विशेषाधिकार रखने वाले कुछ देश सिलेक्टिव तरीके से फैसले करते हैं। कहने में कोई हर्ज नहीं कि सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रासंगिकता खो दी है। सिक्योरिटी काउंसिल में रुचिरा कंबोज को इतने सख्त लहजे में अपनी बात कहनी पड़ी क्योंकि जब वो इस तरह से अपनी बातों को रख रही थी तो भारत के कंसर्न को सामने रख रही थी। हम सब जानते हैं कि आतंकवाद इस समय दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है, या यूं कह लें कि सबसे बड़ी चुनौती है। इसके खिलाफ जब लड़ाई की बात सामने आती है तो सिक्योरिटी काउंसिल में दोहरा रुख नजर आने लगता है। खास तौर से चीन ये मानता तो है कि इस समय आतंकवाद वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन बात जब हाफिज सईद, मसूद अजहर की आती है तो चीन वीटो लगाने से परहेज नहीं करता। चीन उन सभी साक्ष्यों और घटनाओं को नकार देता है जिसकी वजह से भारत को नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल हमास युद्ध भी यूएन रोकने में नाकाम रहा। रूस यूक्रेन युद्ध भी नहीं रुका। अगर शांति स्थापित करना या कराना यूएन की जिम्मेदारी है तो वो फिर भी नहीं कर पा रहा। तो फिर औचित्य क्या है ऐसी संस्था का जिसमें भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को जगह तक नहीं, जो भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा बाजार है, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5 देशों से कम नहीं है, जो यूएनएससी की कुर्सी बांध कर बैठे हैं। भारत के लिए कुर्सी की जगह बनानी पड़ेगी, वरना आपकी इस कुर्सी का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, अगर उसने आपको मानना बंद कर दिया तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। वक्त रहते भारत को सम्मान देकर जगह दीजिए, वरना अपना सम्मान खुद ही खो बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दावेदारों के बीच इन दिनों जोरदार बहस छिड़ी है। रिपब्लिकन पार्टी के दावेदारों के बीच चौथी प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान भारतीय मूल के दो दावेदार विवेक रामास्वामी और निकी हेली के बीच जो बहस हुई वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या वाद विवाद दोनों के बीच में हुआ, ये भी देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में तकरार, दो भारत वंशियों में जमकर रार। प्रेसिडेंशियल डिबेट में हुई जबरदस्त भिड़ंत। निकी हेली और विवेक रामास्वामी की बहस सुपरहिट। अमेरिका में अगले साल होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के दो दावेदारों की धूम मची हुई है। वार पलटवार का सिलसिला जारी है। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी से भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी और निकी हेली राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। अलबामा में हुई चौथी प्रेसिडेंशियल डिबेट में बायोटेक कारोबारी रामास्वामी निकी हेली पर शुरुआत से हमलावर नजर आए। उन्होंने हाथ में प्ले कार्ड भी दिखाया जिसमें लिखा था निकी भ्रष्ट है। Nikki, you were bankrupt when you left the UN. After you left the UN, you became a military contractor. You actually started joining service on the board of Boeing, whose back you scratched for a very long time, and then gave foreign multinational speeches like Hillary Clinton is, and now you're a multimillionaire. That math does not add up. It adds up to the fact that you are corrupt. जब जवाब देने का नंबर आया तो निक्की ने भी जोरदार पलटवार किया। उन्होंने विवेक के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, First of all, we weren't bankrupt when I left the UN. We're people of service. My husband is in the military, and I served our country as UN ambassador and governor. It may be bankrupt to him, but it certainly wasn't bankrupt to us. Secondly, I did serve on the board of Boeing. I did a lot of work with Boeing when I was governor. They were a great partner to me. इस बहस में विवेक रामास्वामी ने निकी को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने यूक्रेन में सेना भेजने की निकी हेली के बयान की भी आलोचना की। हालांकि इस बहस में निकी हेली ने विवेक रामास्वामी के साथ वाद विवाद से बचने की कोशिश की। इस बीच विवेक ने हेली को फांसीवादी और भ्रष्ट तक कह दिया, लेकिन हेली ने यह कहकर उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया कि वो इस तरह के बेतुकी बयानों पर बात कर अपना समय खर्च करना नहीं चाहती। रामास्वामी इस चुनाव के लिए दावेदारी में शुरुआत से आक्रामक रुख अपनाते रहे हैं। कई बार उनके बयान सियासी समाज की मर्यादा को भी तोड़ जाते हैं। इसलिए बहस के दौरान न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी ने उन पर बरसते हुए कहा, ये चौथी बहस है जिसकी शुरुआती 20 मिनट में ही आपको अमेरिका में सबसे अहंकारी शख्स माना गया हो, इसीलिए चुप रहिए। इस डिबेट में विवेक रामास्वामी और निकी हेली के अलावा न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस भी थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर डिबेट में शामिल नहीं हुए। दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के चुनाव के लिए दावेदारी में दोनों भारतवंशी जितनी सुर्खियां बटोर रहे हैं, उससे इन दोनों का बैकग्राउंड जानना भी लाजमी है। निकी हेली का जन्म पंजाबी सिख अप्रवासी परिवार में हुआ। वो 2009 में अमेरिका के साउथ कैरोलिना की सबसे कम उम्र की गवर्नर बनी। 2016 में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत बनी। रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की दौड़ में निकी हेली अकेली महिला, जबकि विवेक रामास्वामी भारतीय अमेरिकी बायोटेक उद्यमी हैं। विवेक फॉक्स होस्ट टकर कार्लसन के दैनिक प्रोग्राम में नियमित रूप से शामिल होते थे। वो हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और उन्होंने 2014 से 2021 तक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाई। वो अरबपति बिजनेसमैन हैं। वो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दूसरे हिंदू दावेदार हैं। उनसे पहले हवाई की तुलसी गबार्ड ने 2020 में डेमोक्रेट उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में प्रेसिडेंशियल डिबेट का बहुत महत्व होता है। इन चुनाव के जरिए अलग अलग उम्मीदवार दुनिया भर के मामलों पर अपना पक्ष रखते हैं, जिसमें अधिकृत उम्मीदवार बनने से पहले एक ही पार्टी के दावेदारों के बीच तीखी बहस होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।